सरफेस कांटेक्ट में है तो यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो इन कारणों से जो है फ्रिक्शन जनरेट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो लेंथ निकल कर आ रही है, लेंथ ये भी पूरा का पूरा कांटेक्ट में आएगा सरफेस की, क्योंकि सरफेस जो आप देखोगे यहाँ पे सिंपल आपको फ्रंट व्यू दिखाया गया है। तो इस जो शाफ्ट है ये पीछे तक होगा ऐसे, और ये सरफेस भी पीछे तक होगा ऐसे। तो ये सारा का सारा हिस्सा यहाँ पे कंटेक्ट में आएगा, तो मतलब बहुत सारा हिस्सा आपका रोलिंग फ्रिक्शन में कंटेक्ट में आता है। फ्रिक्शन के अंदर कम करने के लिए आपने बहुत पतली लेयर में क्या कर रखा है, लुब्रिकेट भर रखा है। जैसे दूसरा एग्जांपल में देखो, ऊपर वाले में कुछ नहीं है तो डेट इज आपका ड्राई, और नीचे वाले में इस बीच की जगह को आपने फ्लूइड से भर दिया, जबकि फ्लूइड क्या है आपका एक लुब्रिकेंट है, ठीक है। तो आपने वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैक एकेट्यू स्पेस के ऊपर। यहाँ पर मैं आज आप लोगों के लिए बिल्कुल एकदम फ्रेश टॉपिक लेकर आ गया हूँ, डेट इज यूनिट नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। सब्जेक्ट हमारा चल रहा है ट्राइबोलॉजी। ट्राइबोलॉजी सब्जेक्ट चल रहा है, इसका लेटेस्ट सब्जेक्ट कोड है डेट इज BME 603। और ये ओवरऑल जो सब्जेक्ट का मैं यूनिट चला रहा हूँ वो एकेट्यू के सिलेबस बेस्ड होने वाला है, यानी एकेट्यू के अगर आप लेटेस्ट सिलेबस जाके मैच करोगे तो वो यही मिलने वाला है आप लोगों को। आज मैं जो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए वो यूनिट नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। इससे पहले मैंने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करा दिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक लगा दे रहा हूँ, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं हूँ आदित्य ठाकुर, और यहाँ पर आप लोगों को एक छोटी सी अपडेट देता हूँ। अगर आपको इस वीडियो की PDF नोट चाहिए या किसी और वीडियो लेक्चर की PDF नोट चाहिए तो वो नोट आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम की लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा रखी है, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं यूनिट नंबर 2 का। अब देखो यूनिट नंबर 2 जो है ना वो बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 2 पार्ट यानी कि पहला पार्ट फ्रिक्शन, दूसरा पार्ट वियर, ठीक है। फ्रिक्शन और वियर। फ्रिक्शन मतलब कि हम आगे पढ़ेंगे, बट आप ऐसा समझो कि इतना जो पार्ट दिख रहा है आपको ये सारा का सारा फ्रिक्शन है, ठीक है। और नीचे वाला जितना पार्ट दिख रहा है आपको ये सारा का सारा बियर का है, ठीक है। तो यानी कि आपको 2 इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ने हैं जो एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं। तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप पढ़ते हो ये सारा कंटेंट तो ये फ्रिक्शन है, और इसी को मैंने पार्ट नंबर 1 में रखा है, ठीक है। और पार्ट नंबर 2 में जो रखा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा कंटेंट पार्ट नंबर मैंने 2 में रखा है। तो सिलेबस बेसिकली सेम मिलेगा आपको। अगर आप एकेट्यू की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक करोगे तो सिलेबस सेम मिलेगा। एक बार छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं सिलेबस में क्या क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि फ्रिक्शन क्या होता है, किन किन कारणों से फ्रिक्शन जो होता है वो जनरेट होता है, थ्योरी क्या होती है फ्रिक्शन की, ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है, एडिशन थ्योरी क्या होती है, और एब्रेसिव थ्योरी क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ लॉ पढ़ोगे रोलिंग फ्रिक्शन के, फ्रिक्शन के मेजरमेंट्स पढ़ने वाले हो, अंदर छोटे मोटे टॉपिक है, फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं अपने फ्रिक्शन टॉपिक से, डेट इज फ्रिक्शन इन ट्राइबोलॉजी। तो यही हम पढ़ने वाले हैं कि फ्रिक्शन क्या है ट्राइबोलॉजी के अंदर, और यूनिट नंबर 2 बेसिकली इसी के ऊपर बेस्ड है। 50% ऑफ यूनिट हम इसी की बात कर रहे होंगे। तो फ्रिक्शन होता है क्या? फ्रिक्शन एक तरीके का रेजिस्टेंस फोर्स होता है जो कि अपोजिट लगता है रिलेटिव मोशन के। और कौन लगाता है? बॉडी और सरफेस के बीच में लगता है, दोनों के कंटेक्ट के बीच में। जिसके कारण क्या होता है, ये हमेशा जो बनता है तो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ही बनता है मोशन की, ठीक है। आप एग्जाम्पल के तौर पर समझो, मैं आप एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी हमारी किसी सरफेस पे रखी हुई है। तो जब आप इधर से इसको फोर्स लगाओगे तो ये बॉडी रुकी पड़ी है, ये सब्सटेंस रुका हुआ है। मैं लिख देता हूँ इसके ऊपर बॉडी। तो ये जो बॉडी रुकी हुई है हमारी, इस बॉडी के ऊपर जब आप फोर्स लगा रहे हो तो ये बॉडी आगे खींचने से, मतलब आगे आगे जाने से रेजिस्ट करेगी, वहां पर रुकने की कोशिश करेगी। तो इसके बीच में एक जनरेटिव फोर्स पैदा होगा जो मोशन हो जाएगा, जो फ्रिक्शन कहलाएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इसको डायग्राम में देखोगे तो डायग्राम में भी बहुत अच्छे तरीके से समझा के मैंने दिखा रखा है। डायग्राम में देखो कि ये हमारी बॉडी हो जाती है, बॉडी पे ये हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगने के कारण बॉडी मोशन में आ गई, और इधर इसके उल्टर डायरेक्शन में फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। तो बेसिकली बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आप डायग्राम भी बना सकते हो पेपर के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट इज गोइंग टू बी कॉज ऑफ फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन किन किन कारणों से जो है हमारा जनरेट होता है। तो पहला आता है सरफेस रफनेस। सरफेस रफनेस से मेरा मतलब यहाँ पे है कि जैसे मान लो 2 बॉडी है, 2 बॉडी के बीच में जो यहाँ पे कंटेक्ट ऑफ सरफेसिस हो रहा है, तो यहाँ पे सरफेसिस रफनेस, ठीक है। अब कुछ तो ऐसे सरफेस होते हैं जो आप अपनी आंखों से देखोगे तो आपको वो स्मूथ दिखाई देंगे, लेकिन उसको अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो उसके अंदर आपको इरेगुलरिटीज दिखाई देगी, ठीक है। इरेगुलरिटीज का मतलब उसके अंदर कुछ छोटे छोटे देखो ऐसे तरीके से डिफेक्ट्स होंगे, मतलब बिल्कुल स्मूथ नहीं होगा। अब इसको इरेगुलरिटीज को देखो ट्राइबोलॉजी के टर्म में कुछ और बुलाया जाता है, डेट इज एस्पर्टीज, ठीक है। एस्पर्टीज तो आप लोग जहां पे भी एस्पर्टीज सुनना तो उसका मतलब यही होगा इरेगुलरिटीज, तो कंफ्यूज मत होना। अब देखो नेक्स्ट इज गोइंग टू बी इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटीज, मतलब कि जब इरेगुलरिटीज एक दूसरे से टकराती हैं जिसके कारण टाइनी पिक्स जो होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं और फ्रिक्शन जनरेट करते हैं, ठीक है। उसके आता है एड्रेशन। एड्रेशन मतलब होता है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर कोई फोर्स, मतलब कोई सरफेस दूसरे सरफेस से, मान लो ये वाला सरफेस इस वाले सरफेस से एक दूसरे के साथ जो है
रिलेट कर रहा है जो है एक दूसरे के साथ, सरफेस कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो इन कारणों से जो है फ्रिक्शन जनरेट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज गोइंग टू बी आवर डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन मान लो आपके कोई मेटल ऐसा था और कुछ दिनों बाद वो कुछ इस टाइप से बन गया, यानी यहाँ से डिफॉर्म हो गया। तो ये शेप देख रहे हो आप, थोड़ा डिफॉर्म हो गया। तो डिफॉर्म होने के कारण जो है ना शेप चेंज हो जाते हैं, जिसके कारण भी फ्रिक्शन जनरेट होता है। देन लास्ट वन इज गोइंग टू बी प्लगिंग इफेक्ट। दैट मीन्स जब आप हार्ड सरफेस को किसी सॉफ्टर सरफेस के ऊपर जो है चलाते हो, ठीक है, मतलब ऊपर वाला हार्ड मान लो, नीचे वाला सॉफ्ट मान लो, तो सॉफ्ट वाला टूटने लगता है, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज ए फ्रिक्शन, ठीक है। उसको वियर भी कहते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होता है। अब देखो सबसे पहले बात कर ले टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन सबसे पहला आता है निकल के, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि ट्यू के अंदर पूछा भी गया है, तो आप लोग थोड़ा मन लगा के पढ़ना। पहले नंबर पे आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन ये जब आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट कंडीशन में है, यानी मूव नहीं कर रही है, ठीक है, मतलब रुकी हुई है, और आप उसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहे हो, जिसके कारण क्या हो रहा है, अब बॉडी मूव करना शुरू करेगी। तो आपको अगर देखना है कि यहाँ पे फ्रिक्शन कितना जनरेट हो रहा है, तो फ्रिक्शन का फॉर्मूला है यहाँ पे सिंपल, कि जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है F इज इक्वल टू, ठीक है, F इज इक्वल टू म्यू। म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, इनटू मल्टीप्लाई बाय m इस बॉडी का मास, इनटू मल्टीप्लाई बाय g, दैट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला और प्लस डायग्राम, जो मैंने डायग्राम बना रखा है, मैं डायग्राम समझाते देता हूँ आपको। डायग्राम में देखो ऐसा कुछ है नहीं। डायग्राम में देखो अप्लाइड फोर्स आपने F लगाया है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो खुद लग रहा है उसको हमने माना है Fs, ठीक है। यहाँ पे जो नॉर्मल फोर्स आपका बॉडी के ऊपर लग रहा है दैट इज Fu, और यहाँ पे मास बॉडी की m है, और वेट लग रहा है इसके ऊपर W, mg। तो अगर आप यहाँ पे ग्रेविटी के कारण लग रहा है वेट, अगर आप यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू निकालोगे तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू हो जाता है म्यू। म्यू यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अगर आपकी बॉडी मूव कर रही होगी तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट होगा, अगर आपकी बॉडी रुकी हुई है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफरेंट होगा, ठीक है। और mg तो आपको पता ही है, इतना तो आप खुद पेपर में डायग्राम बना के कर सकते हो, ठीक है। और ये नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं। देखो प्रिवेंट मोशन फ्रॉम स्टार्टिंग, आपको पता है बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन होने से पहले ज्यादा जो है फ्रिक्शन जनरेट करवाएगी। और मैक्सिमम वैल्यू इज कॉल्ड एज ए लिमिटेड फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब वो बिल्कुल एकदम चलने लग जाती है, आपकी बॉडी मूव करने लग जाती है, मैक्सिमम वैल्यू पे होती है अपने, तो उसको कहते हैं हम लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब सेकंड पार्ट आता है इसका काइनेटिक, ठीक है। काइनेटिक मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसका दूसरा नाम भी है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक पहला नाम भी है काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे क्या होता है कि बॉडी खुद एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, उसके बावजूद भी आप क्या करते हो, एक दूसरा फोर्स लगा देते हो, अप्लाइड फोर्स लगा देते हो। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे तो एक फोर्स आपने लगाया है और एक मोशन में बॉडी पहले से ही थी, तो दो फोर्स लग रहे हैं बेसिकली यहाँ पर आपकी। तो फॉर्मूले में तो कुछ चेंज नहीं होता, देखो फॉर्मूले में चेंज नहीं होगा, कोफिशिएंट ऑफ, सिर्फ कोफिशिएंट में चेंज होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारा UK है, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। उसके ऊपर वाले में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे म्यू S था, तो ये बस खाली यही चेंज होने वाली है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा, फॉर्मूला भी सेम रहेगा और सारा कंटेंट भी सेम रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज जो आता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। अब देखो रोलिंग फ्रिक्शन से यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। रोलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप रोल करा रहे हो, रोलिंग का मतलब होता है कि आप किसी एक सिलेंड्रिकल एलिमेंट को, देखो मैं सिलेंड्रिकल एलिमेंट बना रहा हूँ यहाँ पे, ढंग से समझना। सिलेंड्रिकल एलिमेंट के पीछे रॉड भी होगी बड़ी सी एक, ठीक है, मैं यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से बना देता हूँ। ये सिलेंड्रिकल एलिमेंट है, इसके पीछे एक बड़ी सी रॉड है। अब जो ये बड़ी सी रॉड है, ये रॉड पूरी की पूरी एक साथ में रोटेट होगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो लेंथ निकल कर आ रही है, लेंथ ये भी पूरा का पूरा कांटेक्ट में आएगा सरफेस के, क्योंकि सरफेस जो आप देखोगे यहाँ पे सिंपल आपको फ्रंट व्यू दिखाया गया है। तो इस जो शाफ्ट है ये पीछे तक होगा ऐसे, और ये सरफेस भी पीछे तक होगा ऐसे, तो ये सारा का सारा हिस्सा यहाँ पे कांटेक्ट में आएगा। तो मतलब बहुत सारा हिस्सा आपका रोलिंग फ्रिक्शन में कांटेक्ट में आता है, ठीक है। तो बहुत सारा हिस्सा जब कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पर क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन में जब आपकी बॉडी जो होती है ना वो पूरा रोल करती है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो यहाँ पे बहुत कंपेयर स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका बहुत सारा हिस्सा एक साथ में अगर मैं बताऊं तो कांटेक्ट में होता है, लेकिन अगर आप चेक करोगे तो देखो सिर्फ इतना हिस्सा, और ऐसे ही सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ इतना हिस्सा आपका कांटेक्ट में होगा। लेकिन अगर आप किसी रेक्टेंगुलर बॉडी को शिफ्ट करने की कोशिश करते हो तो इतना सारा हिस्सा आपका क्या होता है, टच में आता, कांटेक्ट में आता। लेकिन इसमें बहुत सारा हिस्सा एक साथ में कांटेक्ट में आ तो रहा है, लेकिन एक्चुअल कांटेक्ट रेशियो कितना निकल रहा है, बहुत कम, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपका बहुत ही कम हिस्सा जो होता है इसका, देखो लिख रखा है बहुत ही कम हिस्सा जो है कंपेयर, मतलब बहुत कम हिस्सा जो है कांटेक्ट करता है फ्रिक्शन के साथ में, अगर कंपेयर करा जाए स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। इसमें भी डिफरेंस क्या होता है, देखो डिफरेंस कुछ नहीं है, जो मैंने बताया आपको, सिर्फ म्यू आपको चेंज करना है। यहाँ पे देखो म्यू की जो वैल्यू है वो म्यू आर है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन चेंज हो गई है यहाँ पे, ठीक है।
म्यू आर आ गई है। अब देखो कुछ फ्रिक्शंस के लॉज होते हैं, लॉज मतलब ऐसे नियम जिसके कारण फ्रिक्शन अकर करता है। इन फ्रिक्शंस के लॉज को दूसरा नाम भी दिया गया है कॉलम्स लॉ, ठीक है। अब देखो क्या होता है, पहला आपका फ्रिक्शन जो है ना वो नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होना चाहिए। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन मतलब फोर्स, आप ऐसा समझो फोर्स, यानी आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन जनरेट होगा, ठीक है। तो डेट्स इट, आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया, जो एक्स डायरेक्शन में लगेगा, वाई डायरेक्शन में लगेगा और जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज गोइंग टू बी इंटरडिपेंड ऑफ एरिया कंटेक्ट। एरिया कंटेक्ट मतलब आपका जो मेटल का बॉडी है, जैसे मैंने ये बनाया था ये बॉडी, इसको सरफेस से कोई मतलब नहीं है, फोर्स से मतलब। ये बताया फोर्स के कारण फ्रिक्शन लग रहा है, तो जितना आप फोर्स लगाओगे उतना फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे मेटल आपका जो है उसका कंटेक्ट एरिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो इंटरडिपेंडेंट है, यानी आप कंटेक्ट एरिया ज्यादा रखो या कम रखो, फ्रिक्शन फोर्स के कारण बढ़ घट रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज गोइंग टू बी आवर कि डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ सरफेसिस के ऊपर, ठीक है, सरफेस के ऊपर कि आपका सरफेस स्मूथ है तो आपका जो है सरफेस पे फ्रिक्शन कम लगेगा, अगर आपका सरफेस रफ है तो ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। तो ये स्मूथनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है, सरफेस के टेक्सचर पर डिपेंड करता है। अब देखो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है ना वो स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है रुकने वाला फ्रिक्शन। अब देखो मान लो आपने एक बॉडी एक टेबल के ऊपर रख दिया, ठीक है, नीचे वाला टेबल है, आप ऊपर वाले को मूव कर रहे हो, अगर ये बॉडी इजीली मूव हो जाएगी तो फ्रिक्शन जनरेट होगा ही नहीं। इसलिए हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से, रुका हुआ फ्रिक्शन ज्यादा होता है। यही कारण है कि जब भी आप इसको मूव कराने की कोशिश करोगे तो इस बॉडी के अंदर फ्रिक्शन जनरेट होगा, अगर इसका उल्टा हो जाएगा तो फ्रिक्शन जनरेट होगा ही नहीं, ठीक है। तो आई होप कि आप इतना रिलेट कर पाए होगे। और देखो एक्ट अपोर्ड टू मोशन, बिल्कुल उल्टा डायरेक्शन में लगता है मोशन के, मैंने बता दिया जिस डायरेक्शन आपकी मोशन जा रही है बॉडी की उसके जस्ट अपोजिट। अब देखो नेक्स्ट इज गोइंग टू बी आपका यहाँ पे एक दूसरा टाइप आता है कि टाइप जो है हमारे टाइप किसके, फ्रिक्शन के, लुब्रिकेशन के बेस पे। लुब्रिकेशन का दूसरा नाम लिखा हुआ है, ठीक है, रेगाइम। रेगाइम आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बट आप लोग एक बार गूगल से प्रोनाउंसिएशन देख लेना, मुझे पता नहीं है कि प्रोनाउंसिएशन सही जा रही है कि नहीं, आप लोग चेकआउट कर लेना। तो इसके टाइप्स जो होते हैं, तो इसके टाइप बहुत ही आसान होता है। पहला होता है ड्राई फ्रिक्शन, दूसरा बाउंड्री फ्रिक्शन, तीसरा मिक्स फ्रिक्शन एंड फोर्थ आता है आपका हाइड्रोडायनेमिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब क्या क्या होता है एक एक करके समझते हैं। अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ड्राई फ्रिक्शन की, ठीक है। ड्राई फ्रिक्शन मतलब ऐसा फ्रिक्शन जहां पर आपने लुब्रिकेशन यूज नहीं किया। देखो मान लो आपके पास दो मेटल थे अलग अलग, ठीक है, दो मेटल के बीच में आपने कोई लुब्रिकेशन यूज नहीं किया, सिंपल एयर है, तो दैट इज ड्राई फ्रिक्शन, ठीक है। ड्राई फ्रिक्शन यानी सूखी हुई फ्रिक्शन, ठीक है। अब जैसे कैसे आप समझो, मैंने लिख भी रखा है, फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस विदाउट एनी लुब्रिकेंट। यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हो आप, देखो मेटल नंबर 1 ऊपर है, मेटल नंबर 2 नीचे है, बीच में कोई लुब्रिकेंट भरा हुआ नहीं है, ठीक है। लुब्रिकेंट किसी तरीके का नहीं है, सिंपल एयर है, तो डेट इज आपका ड्राई फ्रिक्शन। देखो यहाँ पे डायरेक्ट मेटल से मेटल कंटेक्ट होता है क्योंकि इसके अंदर कोई लुब्रिकेशन नहीं होता। यहाँ पे हाई फ्रिक्शन होता है क्योंकि हमने कोई लुब्रिकेशन यूज नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे वियर और टीयर का खतरा भी सबसे ज्यादा होता है और हीट भी ज्यादा जनरेट होती है, ठीक है। एग्जाम्पल जहाँ पे ब्रेक पैड्स में, क्रचेस में या स्लाइडिंग ब्लॉक्स में इसका यूज करा जाता है, यहाँ पर हम लुब्रिकेशन नहीं रखते। अब नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी बाउंड्री लुब्रिकेशन। बाउंड्री लुब्रिकेशन मतलब बाउंड्री लुब्रिकेशन फ्रिक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने बहुत कम मिनिमम वैल्यू में आपने फ्रिक्शन के अंदर कम करने के लिए आपने बहुत पतली लेयर में क्या कर रखा है, लुब्रिकेंट भर रखा है। जैसे दूसरा एग्जांपल में देखो, ऊपर वाले में कुछ नहीं है तो डेट इज आपका ड्राई, और नीचे वाले में इस बीच की जगह को आपने फ्लूइड से भर दिया, जबकि फ्लूइड क्या है आपका एक लुब्रिकेंट है, ठीक है। तो आपने ऐसा कुछ किया है कि उस पतली सी जगह को आपने भर दिया है किसी एक लुब्रिकेंट से, तो डेट्स इट। यहाँ पे आपके क्या होता है, थोड़े बहुत पार्टिकल्स एक दूसरे से मैच कर रहे होते हैं, मेटल टू मेटल कंटेक्ट कम हो जाता है, ये हाई लोड उठा सकता है, लो स्पीड पे काम करता है, फ्रिक्शन मॉडरेट हो जाती है, पहले से कम हो जाती है। एग्जांपल कहाँ यूज होता है, तो बेसिकली जब आप इंजन स्टार्ट करते हो, इंजन बंद करते हो, तो क्रैंक शाफ्ट के अंदर यही वाला प्रिंसिपल लगता है। एज वेल एज गियर जब आप चेंज करते हो हैवी लोड के लिए तो भी ये काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट इज आई एम गोइंग टू बी मिक्स्ड फ्रिक्शन। मिक्स्ड फ्रिक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने जो अब की बार लुब्रिकेंट यूज किया है दोनों सरफेस के बीच में, उसकी एक अच्छी खासी मोटी फिल्म होती है, लेकिन बहुत मोटी फिल्म नहीं होती है, मतलब एक मोटी फिल्म होती है जो कि आपको यहाँ दिख रही होगी, तो डेट्स इट, इतनी ही होती है। अब देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कंबाइन ऑफ बाउंड्री एंड हाइड्रोडायनेमिक। हाइड्रोडायनेमिक आगे पढ़ेंगे, अभी आप उसको रहने तो यहाँ पे देखो आपके कोई भी मेटल एक दूसरे मेटल से जो है बिल्कुल मेटल टू मेटल कंटेक्ट नहीं होता है, बहुत कम फ्रिक्शन जनरेट होता है। मतलब कि आपने दो मेटल के बीच में काफ़ी
अच्छे मात्रा में लुब्रिकेंट भर दिया है, तो डेट इज मिक्स फ्रिक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन, हाइड्रोडायनेमिक फ्रिक्शन। हाइड्रोडायनेमिक फ्रिक्शन मतलब कि आपने मिक्स फ्रिक्शन में जितना भरा था लुब्रिकेंट, अब की बार उससे भी ज़्यादा भर दोगे, डेट मीन्स थिक। अब बहुत मोटी थिक फिल्म देखो, जैसे कि आपको यहाँ दिख रही होगी, बहुत ज़्यादा मोटी थिक फिल्म है। ऊपर आपका एक मेटल है, नीचे आपका एक मेटल है, और नीचे बीच में बहुत मोटी थिक फिल्म भर देते हैं। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल भी मेटल टू मेटल कंटेक्ट नहीं होता है, बहुत कम फ्रिक्शन जनरेट होता है। और जब ज़्यादा स्पीड होती है आपकी या कम लोड होता है इंजन के ऊपर, तब इसको लगाया जाता है। और इसको ज़्यादातर आप बियरिंग में देखोगे, हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग इसका यूज़ आता है, टरबाइंस में आता है, या हाई स्पीड मशीनरी जहाँ पे स्पीड बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर हम हाइड्रोडायनेमिक फ्रिक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी एड्रेसन थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन। अब देखो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और EQT में बार बार पूछा भी जाता है। एड्रेसन थ्योरी मतलब ऐसा थ्योरी जो फ्रिक्शन का मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, कि देखो मान लो दो आपके बॉडी हैं, उन दोनों बॉडी को आप एक दूसरे के साथ क्या करा रहे हो, कंटेक्ट करा रहे हो, फ्रिक्शन जनरेट कराने की कोशिश कर रहे हो। और दोनों के दोनों जो मौलिक जो आपके जो बॉडी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। ठीक है, ध्यान रखना, स्मूथ है, स्मूथ फिनिशिंग के साथ है, दोनों बॉडी बहुत ज़्यादा स्मूथ फिनिशिंग के साथ है। लेकिन अगर आप उसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके देखोगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको क्या मिलेंगी, इरेगुलरिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ मिलेंगी, जिसके कारण क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा। यानी बहुत कम फ्रिक्शन जनरेट होगा क्योंकि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है। तो डेट्स इट एंडरसन थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, मतलब कि आप बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके चेक कर रहे हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक बहुत स्मूथ सरफेस, ठीक है, उसके अंदर भी रफ माइक्रोस्कोपिक लेवल की इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जो जिसके कारण क्या होता है कि ऐसे ऐसे होती हैं, तो कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है। तो यही लिखा हुआ है। एस्पर्टीज का मतलब होता है इरेगुलरिटीज़। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, स्पेलिंग ध्यान रखना, ट्राइबोलॉजी के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है। अब इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है, तो बेसिकली कुछ नहीं, सिंपल है। आपने एक दो बॉडी को जो है एक दूसरे से मैच करा रहे हो, कुछ पॉइंट पे वो मिल रही है, कुछ पॉइंट पे नहीं मिल रही है, इसके कारण प्रेशर डेवलप हो रहा है। और जो प्रेशर है वो आपको माइक्रो वेल्डिंग जंक्शन में काम कर रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, आपका जो सामान है ना, उसके बियर होने के चांस बढ़ जाते हैं। मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डैमेज आना शुरू हो जाता है, कुछ दिनों बाद वो सामान टूट जाता है फ्रिक्शन के कारण। तो यही नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बियर। जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एड्रेसन बियर क्या होता है, एब्रेसिव बियर क्या होता है। बेसिकली हम फ्रिक्शन पढ़ रहे हैं, तो फ्रिक्शन मतलब जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आपके फ्रिक्शन हो रहे हैं, तो डेट इज एड्रेसन बियर। ठीक है, मतलब एड्रेसन फ्रिक्शन। अब देखो जब आपका ये फ्रिक्शन स्टार्ट होता है तो क्या होता है, दी जंक्शंस ब्रेक एंड शेयर। इसके कारण देखो क्या होता है, आप एक दूसरे जो माइक्रोस्कोपिक एस्पर्टीज है वो एक दूसरे से टकराने लगती हैं, जिसके कारण क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होने लगता है। देखो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू दिस इज फ्रिक्शन। जो आपकी एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है, जो आपकी एनर्जी बन रही है, वही हमारी फ्रिक्शन है। ठीक है, तो देखो एंडरसन थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन मैंने बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाया। देखो यहाँ पे आपको बिल्कुल दोनों पार्टिकल फाइन दिख रहे होंगे, लेकिन अगर आप जूम करके देखोगे तो इनके अंदर कुछ इरेगुलरिटीज दिखती हैं। तो डेट्स इट, यही है आपका क्या है, एड्रेसन फ्रिक्शन। अब देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रखी है, ये आपकी बहुत हेल्प आएगी कि देखो एड्रेसन जो फ्रिक्शन होता है आपका, एक्चुअल में जो कंटेक्ट एरिया होता है ना, वो बहुत ही छोटा होता है। एपरेटेंट एरिया, एपरेटेंट मतलब एरिया जो आपको दिख रहा है, लेकिन उससे बहुत कम एरिया टच हो रहा होता है, कंटेक्ट में होता है। तो फ्रिक्शन डिपेंड करता है ओनली रियल कंटेक्ट एरिया पे, ना कि विजिबल एरिया पे। तो जो एरिया होता है वो ऑब्वियसली बात है, अब इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कंटेक्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ उतनी ही जगह पे फ्रिक्शन लग रहा है, तो बहुत कम फ्रिक्शन जनरेट होता है यहाँ से। ठीक है, आई होप कितना समझ में आ गया होगा। तो इसके कुछ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अगर आप एडिशन बना रहे हो तो वहाँ पे हाई फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है। एडिशन स्ट्रॉन्ग कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे आपने ये एलिमेंट रखा है, इसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो एक दूसरे के पार्टिकल एक दूसरे को क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेट्स इट, जैसे ही आप लोड बढ़ाओगे तो यहाँ पे हाई फ्रिक्शन जनरेट होने लगेगा। और क्लीन मैटर सरफेस मोड हेस्टन, मतलब कि अगर आपकी बिल्कुल सरफेसेस क्लीन है तो यहाँ पे आपके मोड हेस्टन होने वाले। और ल्यूब्रिकेशन जो है रिड्यूस करता है एडिशन फिनोमिनन को, क्योंकि आपको पता है फ्रिक्शन कम करता है वो। एग्जाम्पल कहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख सकते हो, तो बेसिकली मेटल स्लाइडिंग में, कोल्ड वेल्डिंग में। एग्जाम्पल दो तीन ध्यान रखना आप लोग। एडवांटेज यही है कि आपको यहाँ पे क्लीन एंड स्मूथ सरफेस मिल जाते हैं, आपको फ्रिक्शन कम होता है यहाँ पर आपका। और एक्सप्लेन जो है ना, वो बिना रेफरेंस के भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो इस फिनोमिनन से। लिमिटेशंस क्या होते हैं कि यहाँ पे भी जो जो आपका फ्रिक्शन है वो बिल्कुल हार्ड पार्टिकल्स के लिए काम नहीं करते हैं और सुटेबल नहीं होते हैं रफ डर्टी स्पेसेस के लिए। यानी जो मान लो एक
तो पीस आपकी बहुत स्मूथ है, दूसरी वाली बहुत रफ टाइप है, तो आप ऐसा नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डैमेज देगा दूसरे स्मूथ वाले को। अब नेक्स्ट इज गोइंग टू बी एब्रेसिव थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन। एब्रेसिव थ्योरी मतलब ऐसी थ्योरी, देखो मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे क्या होता है कि एक तो हम हार्ड पार्टिकल ले लेते हैं और दूसरे वाले को सॉफ्ट सरफेस ले लेते हैं। मतलब ऐसा समझो कि एक बॉडी तो हमने हार्ड ले ली है, ऊपर वाली मान लो हार्ड है, नीचे वाली मान लो हमने सॉफ्ट है, तो जिसके कारण जो फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है तो आपको ही पता है हार्ड वाली नहीं टूटेगी, टूटेगी कौन सी, सॉफ्ट वाली। तो इनके बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट होगा तो डेट इज एब्रेसिव। एब्रेसिव मतलब पार्टिकल के कारण, एब्रेसिव मतलब होता है पार्टिकल, ठीक है, याद रखना, एब्रेसिव मतलब पार्टिकल। तो पार्टिकल्स के कारण जो फ्रिक्शन जनरेट होगा यहाँ पे डेट इज हमारे क्या होंगे, एक तरीके के फ्रिक्शन होंगे। और इससे जो सामान टूटती है, जब एब्रेसिव फ्रिक्शन के कारण सामान टूटती है तो उसको कहते हैं एब्रेसिव वेयर, ठीक है। ये आपको समझ आने के लिए मैंने अभी बता दिया, हालांकि हम इसके बारे में आगे बात करेंगे जब हम वियर पढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्किंग मैकेनिज्म सेम होता है आपका। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप कि जो एक सरफेस होता है वो हार्ड होता है, दूसरा सरफेस लो होता है, तो ठीक है, यहाँ पे आपके मोशन के कारण जो है एक दूसरे को जो है फ्रिक्शन जनरेट होने लगता है, क्योंकि एक दूसरे को वो क्या कर रहे होते हैं, एस्पेरिटीज कट कर रहे होते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम किया था, समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे दो तरीके के एब्रेसिव अकर करते हैं, एक 2 बॉडी और एक 3 बॉडी। 2 बॉडी में समझाता हूँ। जैसे कि मान लो ऊपर वाला हार्ड मटेरियल है, नीचे वाला सॉफ्ट है, और एक दूसरे के बिल्कुल मोशन जो है ना वो ऐसे हैं, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स इसके छोटे छोटे हैं वो सॉफ्ट वाले के टूटने शुरू हो जाएंगे। अब सॉफ्ट वाले के टूटने शुरू हो जाएंगे तो उसको कहते हैं हम 2 बॉडी, यानी कि एक तो ऊपर वाली बॉडी, एक नीचे वाली बॉडी, दो बॉडी के बीच में क्या हो रहा है, कंटेक्ट हो रहा है। लेकिन जब टूट जाते हैं वो, तो देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे कि ये टूट के अलग हो गए हैं, ठीक है, बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो जो ये टूट के अलग हो गए हैं, ये बीच की तीसरी लेयर बन चुके हैं, इन दोनों के बीच में वो तीसरी लेयर बन चुकी है। तो अगर अब आप इस फिनोमिनन को और कंटिन्यू करते हो तो ऊपर वाली तो हार्ड बॉडी है ही, नीचे वाली सॉफ्ट बॉडी है ही, बीच में पार्टिकल्स और है, तो यहाँ भी डैमेज पड़ रहा है, पार्टिकल्स को भी डैमेज पड़ रहा है, और सबसे नीचे वाले सॉफ्ट बॉडी को भी डैमेज पड़ रहा है। तो यहाँ पे 3 बॉडी का डैमेज आ रहा है, इसलिए 3 बॉडी का यहाँ पे क्या है, एब्रेसिव है, ठीक है। तो एब्रेशन फिनोमिनन दो तरीके से अकर करता है, पहला 2 बॉडी में, दूसरा 3 बॉडी में, ठीक है। अब देखो लूज पार्टिकल जैसे डस्ट हो गए, सैंड हो गए, वो बीच में आ जाते हैं, इसके कारण हम यहाँ पे 3 पार्टिकल्स को एक साथ में कंटेक्ट करा रहे होते हैं। तो बेसिकली इतना आपको समझ में आ गया। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अपने ध्यान रखो आप लोग कि देखो जितना रफनेस सरफेस होगा उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, एब्रेशन बनने वाला है। यानी जितना स्मूथ रखोगे आप उतना आपका एब्रेशन कम बनेगा। यहाँ पे हार्ड मटेरियल जो है ना वो ज़्यादा वियर जनरेट करेंगे, इसके कारण सामान टूट जाएगा, वो खराब हो जाएगा। उसके अंदर क्या होता है, उसकी फ्रिक्शन बढ़ने के कारण सामान जो है हीट बढ़ेगी, वो सामान डैमेज हो जाएगा। तो ये सब फिनोमिनन आते हैं। प्रोड्यूस ग्रुप्स एंड स्क्रैचेस, ग्रुप्स मतलब छोटे मोटे गड्ढे, और स्क्रैचेस का मतलब होता है टूट जाना, ठीक है, ऐसे डेंट पड़ जाना। तो डेट्स इट लाइक आपका कि इसके कारण ना आपके वियर बनने लग जाते हैं, टूटने लग जाता है सामान। एग्जाम्पल ये कहाँ कहाँ यूज करा जाता है, तो जहाँ पे माइक्रोस्कोपिक लेवल काम होता है, जैसे सैंड पेपर पॉलिशिंग में जहाँ पर हम करते हैं, वहाँ पे डस्ट मशीनिंग पार्ट्स में, ग्राइंडिंग में, कटिंग टूल्स में, जहाँ पे स्पेसिफिक लेवल पे स्मूथनेस बनानी हो आपकी, वहाँ पर ये काम करा जाता है, ठीक है। अब इसके एप्लीकेशंस क्या, मतलब एडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो इसके कारण आप ना एक्सप्लेन कर सकते हो फ्रिक्शन रफनेस को अच्छी तरीके से, थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन रफनेस, और यूजफुल होता है वियर एनालिसिस में, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि कटिंग टूल या ग्राइंडिंग टूल में हम इसका यूज करते हैं। एडवांटेजेस इसके। डिसएडवांटेज ये है कि इसके कारण आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते फ्रिक्शन को कि स्मूथ क्लीन सर्फेसिस क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे सिंपल एब्रेसिव पार्टिकल लिए हैं जो कि खुद डैमेज दे रहे हैं। तो आप क्लीन सर्फेसिस को कैसे जो है एक्सप्लेन कर पाओगे, इसके लिए आपको एडरसन थ्योरी लगेगी, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट ये है कि आप ये इग्नोर कर सकते हो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फोर्सेस को, क्योंकि वो बहुत छोटे लेवल पे होते हैं, तो हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ये लिमिटेशंस हो जाती हैं इसकी। अब देखो आप अगर यूनिट नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 चाहते हो तो फटाक से इस वीडियो पे 10 लाइक कर देना। जैसे ही 10 लाइक कंप्लीट करा देते हो आप लोग, तो मैं इसका यूनिट नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 बियर के ऊपर बना के अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच पेइंग अटेंशन के लिए, यहाँ तक के लिए। आप लोगों का पेपर अच्छा जाए, मैं यही कामना करता हूँ। धन्यवाद।